बिजली खोर बहू। ये कहानी है नैन्सी की। नैन्सी शुक्ला परिवार की बहू थी। यूं तो नैन्सी बहू बन चुकी थी, पर बहू असल में वो अब तक नहीं बन पाई थी। रोटी गोल बनाने से ज्यादा मुश्किल था नैन्सी के लिए अपने मूड को संभालना। सुबह 8 बजे बिस्तर पर लेटी हुई नैन्सी सीलिंग को देखती जाती है। उठने का जरा भी मन नहीं कर रहा, नींद भी नहीं आ रही, क्या करूं, बड़ी बोरियत सी हो गई है। तभी तैयार होकर गौरव बाथरूम से बाहर आता है। अरे नैन्सी, अभी तक सो रही हो तुम? रोटी बनानी नहीं आती मुझे, नहीं तो मैं खुद अपना टिफिन पैक कर लेता। रोटी मेकर, यही तो चाहिए मुझे। वही मैं सोचूं, मुझे ऐसी बोरियत से क्यों महसूस हो रही है। अब तुम्हें कभी भी टिफिन की प्रॉब्लम ही होगी। देखो गौरव, अब तुम्हारी नैन्सी क्या करती है। हाथ जोड़ता हूँ मैं नैन्सी, जो करना है करो, बस कुछ सामान मत मंगवा लेना। ऐसे ही सुबह से ना मेरे हाथों में खुजली हो रही है। गौरव को कोई जवाब ना देकर मुस्कुराती हुई नैन्सी अपना फोन चलाते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। दोपहर के वक्त नैन्सी दरवाजे के आसपास चक्कर लगाती रहती है। क्या हो गया बहू, कोई आने वाला है क्या? बस कुछ मिनट और का इंतजार मम्मी जी, फिर आप भी देखेंगी कि आपकी समझदार बहू ने क्या मंगवाया है। और 2-4 मिनट के अंदर ही दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है एक डिलीवरी बॉय, हाथ में एक बड़ा सा डब्बा लिए। नैन्सी डिलीवरी बॉय से उस डब्बे को लेकर खोलती है और उसमें क्या होता है, आइए देखते हैं। ये वॉशिंग मशीन क्यों मंगवा ली बहू, और वो भी इतनी छोटी सी है? तो हमारे घर में वॉशिंग मशीन। ये वॉशिंग मशीन नहीं है मम्मी जी, ये है पोलो द रोटी मेकर। जापानी तकनीक से बना ये रोटी मेकर, जिसमें सिर्फ सूखा आटा और पानी डालने पर से रोटी अपने आप बनकर सिक कर बाहर निकल कर आती है। अब मान लीजिए किसी दिन मैं घर पर ना रहूं, तो आपको, पापा जी या गौरव को रोटी की दिक्कत तो नहीं होगी ना? वैसे तुझे इस घर में आए हुए 1 महीना हो गया बहू, पर आज तक ऐसे भी मैंने तेरे हाथ की रोटी नहीं चखी है, तो रोटी की तो दिक्कत ही क्या होगी बहू। तो आप चख लीजिए ना पापा जी, अभी मैं रोटी मेकर से रोटियां बना देती हूँ। और जैसे ही नैन्सी रोटी मेकर में सूखा आटा और पानी डालती है, एक स्पार्क के साथ रोटी मेकर ब्लास्ट हो जाता है। राकेश और प्रभा के मुंह पर कालिख लग जाती है। ये ये क्या था बहू? ब्लास्ट के कारण राकेश और प्रभा के चेहरे पर कालिख लगती है और दोनों के बाल खड़े हो जाते हैं। करंट के कारण अपनी सांस की खड़ी चोटी को नैन्सी नीचे करती हुई उन्हें पकड़कर सोफे पर बिठाती है। कुछ तो बोलिए मम्मी जी, मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? अब और क्या खर्चा करना बाकी है बहू? 15,000 का चूना तो लगा दिया तूने। तेरे हाथ में बड़ी खुजली थी ना, फूंक दिए पैसे। ऐसा सामान मंगवाया जो चालू होने के पहले ही ब्लास्ट हो गया। अब फोन कर उस डिलीवरी वाले को और बोल उसे अपना ये रोटी मेकर लेकर जाए और हमारे पैसे लौटा दे। हमें नहीं चाहिए ये रोटी मेकर। मैं पहले ही कहती थी, कुछ चीजों में ज्यादा एडवांस होना अच्छा नहीं लगता। बढ़ती दुनिया के साथ एडवांस होना पड़ता है मम्मी जी। और वैसे उस प्रोडक्ट का नाम है पोलो द रोटी मेकर, जापानी तकनीक वाला। पूरा नाम बोलिए ना मम्मी जी। अच्छा, मैं कॉल करती हूँ डिलीवरी बॉय को। नैन्सी कंपनी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती रहती है, पर नंबर स्विच ऑफ आता है और लग जाता है पीयूष को 15,000 का घाटा। पर नैन्सी को तो आदत थी, जैसे ही उसका मूड ऑफ होता है उसे शॉपिंग करनी होती है, क्योंकि बस शॉपिंग ही था जो उसे चैन देता था। शाम के वक्त चाय पीते हुए नैन्सी अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी, तब उसे एक एडवर्टीजमेंट दिखती है। ये है एक ऐसा तेल जो आपके बालों को बनाए लंबा, सुनहरा और चमकदार। गंजेपन से मिलेगा छुटकारा और खरीदोगे हमारा तेल दोबारा। उस वक्त तो नैन्सी उस प्रोडक्ट पर कुछ खास ध्यान नहीं देती, पर नैन्सी के ससुराल वालों को कहाँ पता था कि उस तेल का पहला इस्तेमाल उन्हीं के ऊपर होने वाला है। रात के वक्त जब सभी टेबल पर बैठे हुए थे, पीयूष के खाने की प्लेट से एक लंबा सा बाल निकलता है। दिन भर में 75 चीजों में पैसे बर्बाद करती हो। तुम एक हेयर बैंड मंगवा कर अपने बालों में लगा ही लेती, कम से कम तुम्हारे सर का बाल मेरे खाने में तो नहीं गिरता। पर आपको कैसे पता ये मेरा ही बाल है? वो पापा जी का भी तो हो सकता है। सोच कर तो बोला कर बहू, मेरे माथे में मुश्किल से 4 बाल है, उसमें से कौन सा बाल गिर जाएगा पीयूष के प्लेट में, वो भी इतना लंबा। और तेरी सास के बाल तो सफ़ेद है और ये है काला बाल। इतना लंबे बाल तो इस घर में तेरे ही है, ये तेरा ही बाल है।
एक तो रेस्टोरेंट से खाना मंगवाकर आप सभी की प्लेट में डालकर परोस दिया मैंने, उस पर भी आप लोगों को मेरे मेरी एक बात से भी प्रॉब्लम हो रही है। आपको तो सोचना चाहिए कि कितनी टेंशन पाल रखी है मैंने कि मेरे बाल झड़ने लगे हैं। कल को मैं गंजी हो गई तो। वो सब तो ठीक है, पर तुमने ये क्या कहा, रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया है? ऐसी क्या खुजली है यार तुम्हारे हाथों में? इतना क्या खर्चा करना नैन्सी? जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। आज सुबह रोटी मेकर खराब हो गया था ना, जिसे देखकर मेरा मूड ऑफ हो गया। तो मूड को अच्छा करने के लिए मैंने अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना मंगवा लिया। अब मैं सिर्फ अपने लिए मंगवाती तो आप कहते तुम मम्मी जी और पापा जी का ध्यान नहीं रखती। तो मैंने सभी के लिए डिनर मंगवा लिया। गलत किया क्या? नैन्सी की बात सुनकर सभी सर पकड़ लेते हैं। सभी उस बाल के बारे में भूल जाते हैं, पर नैन्सी बाल का खाल निकाल देती है और सारी रात यही सोचती रहती है कि कहीं उसके बाल झड़ते झड़ते खत्म हो गए तो। और फिर उसे याद आता है वो एड जो उसने सुबह देखा था, खेती तेल। और रात को ही अपने सर की खेती को वापस से हरा भरा करने के लिए नैन्सी ऑर्डर कर लेती है खेती तेल। इस बार चुपके से ऑर्डर कर लूंगी, वरना मम्मी जी को पता चल गया तो फिर बात का बतंगड़ करेगी। नैन्सी अपने घर से जरा बाहर जाकर ही डिलीवरी ले लेती है और पैकेट पर लिखा प्रिकॉशन पढ़ने लग जाती है। मतलब इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। पर ऐसे तो 5,000 का तेल वेस्ट हो जाएगा। इसे किसी न किसी पर तो ट्राई करना पड़ेगा। पर ये तेल पहले लगाऊं किसे? नैन्सी अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाती हुई अपने ससुर के कमरे में जाती है और अपने ससुर जी के तेल की शीशी को खाली कर उसमें खेती तेल भर देती है। पापा जी हर रात तेल लगाकर सोते हैं और अगर उनके स्कैल्प पर इस तेल से कुछ नहीं हुआ, मतलब ये कि ये तेल मुझ पर भी ठीक ठाक ही असर कर देगा। और ऐसा करके नैन्सी अपने ससुराल में इधर उधर कूदने लग जाती है कि उसी में उसका सर दीवार से टकरा जाता है और धम से उसके माथे पर चोट लग जाती है। मेरा सर मम्मी जी। अरे क्या हो गया बहू, सर पकड़े क्यों शोर कर रही है? पीयूष को बुलाइए मम्मी जी। नैन्सी रोते रोते सभी को वहां इकट्ठा कर लेती है। शांत हो जाओ नैन्सी, रुको, मैं तुम्हारे लिए टेस्टी टेस्टी बर्गर लेकर आता हूँ। तब तक मम्मी तुम नैन्सी के सर पर तेल मालिश कर दो। और इत्तेफाक से प्रभा उसी तेल से नैन्सी के सर की मालिश कर देती है जिसे नैन्सी ने अपने ससुर जी के कमरे में रखा था। सर पर मालिश करवाकर नैन्सी सो जाती है और अगली सुबह जैसे ही उठती है। हैं? बहू, ये तेरे बालों को क्या हुआ? ये उस मूर्ति की तरह खड़े कैसे हो गए? वो जो मूर्ति नहीं होती है विदेश में। ये क्या बोल रही हैं आप मम्मी जी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नैन्सी जैसे अपने कमरे में जाती है वो देखती है कि उसके सर के सारे बाल किसी डिश एंटीना के टावर की तरह खड़े हो गए हैं। रात को तो सब कुछ ठीक था बहू, ऐसा क्या लगा लिया तूने जो तेरे बाल ऐसे हो गए? हुई होगी इसके हाथ में खुजली पापा, कोई शैम्पू तेल वगैरह मंगवा लिया होगा। तेल? याद आया, खेती तेल तो मैंने मंगवाया था, पर उस तेल को मैंने इस्तेमाल नहीं किया। रात को किस तेल से आपने मेरे सर की मालिश की थी मम्मी जी? कहीं आपके कमरे से तो तेल नहीं ले आई थी आप? और कहाँ से ले आती बहू, तू तो तेल लगाती नहीं, तो मैं तो वही तेल ले आई जो तेरे ससुर जी रोज लगाकर सोते हैं। ये सुनते ही नैन्सी का सर चकरा जाता है। उसके हाथ की खुजली उस पर ऐसी भारी पड़ती है कि वो कहीं की नहीं रह जाती। आप कहती थी ना मम्मी जी, मेरे हाथ की खुजली पीयूष की जेब पर बड़ी भारी पड़ती है। आज वो खुजली ना मुझ पर भी भारी पड़ गई। ये तेल खेती तेल है जो मैंने कल पापा जी के कमरे में रखा था टेस्ट करने के लिए। मैंने सोचा था इस तेल को लगाने से मेरे बाल झड़ना कम हो जाएंगे, पर प्रोडक्ट पर साइड इफ़ेक्ट्स भी लिखे थे। पापा जी के तो ऐसे भी मुश्किल से 4 बाल बचे हैं, कुछ हो भी जाता तो उनका ज़्यादा नुकसान नहीं होता, इसलिए मैंने उस तेल को उनके कमरे में रख दिया था। पर मेरी चाल मुझ पर ही उल्टी पड़ गई। मैंने तुम्हें कितना समझाया कि ये बेफिजूल की चीजों को देखकर शॉपिंग करना बंद कर दो, पर तुम हो कि मानती नहीं। हो गई ना खुजली शांत अब? हंसमुख देवरानी। हाँ, और फिर उस गोलगप्पे वाले ने सच में संगीता की कटोरी में तीखा पानी भर दिया था और बेचारी उसे मीठा पानी समझकर पी गई और तई तई नाचने लगी। Stop it यार रूप्स। रूपाली, सच में उस दिन ऐसा हुआ था क्या?
सीरियसली यार, कॉलेज डेज वर द बेस्ट। और हमारी कॉमेडी का पिटारा अगर साथ में होना तो फिर बोरिंग से बोरिंग माहौल को भी एंटरटेनिंग बना दे। रूपाली, तुम्हारा कोई जवाब नहीं यार। इसीलिए तो मैं अपने आप को लाजवाब कहती हूँ। रूपाली बहुत ही हंसमुख किस्म की होती है। उसकी सहेलियां अक्सर उससे मिलने ससुराल आया करती और इससे रूपाली की सास मंदाकिनी और ससुर जयंती लाल को भी कोई ऐतराज नहीं था। सास मंदाकिनी और जिठानी मानवी आ जाते हैं और सभी सहेलियां इतनी मॉडर्न होने के बावजूद भी मंदाकिनी को नमस्ते कहती हैं और उनके पैर छूती है। खुश रहो तुम सब, सबकी सब बहुत सुंदर लग रही हो, नजर ना लगे किसी की भी। ये लीजिए मम्मी जी, मानवी दीदी शरबत लीजिए। थैंक यू मेरी प्यारी बहू, बैठ जा तू भी। अच्छा हुआ जो तूने ये शरबत लाया, बाहर बहुत गर्मी है। पर हमारी जिठानी मानवी अपनी देवरानी से बहुत जलती। वो गुस्से से शरबत के ग्लास को कस के पकड़कर मन ही मन खुद से कहती है, ये रूपाली अपनी सहेलियों के साथ इतना हंसती है, जोक्स क्रैक करती हैं। इस सब के बावजूद भी पापा जी और माँ जी के दिल को हमेशा जीतती रहती है। न जाने कौन सा जादू टोना करती है सब पर। रूपाली की सहेलियां हफ्ते में 2 से 3 बार आकर मंदाकिनी और रूपाली के साथ गप्पे लड़ाती, गेम्स खेलती और वो लोग शॉपिंग पर भी जाते। मंदाकिनी बाकी क्रूर सासों की तरह नहीं थी, वो काफ़ी मॉडर्न ख्यालों वाली थी। पर देवरानी के प्रति सबका बढ़ता प्यार और स्नेह देखकर जेठानी मानवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बस बहुत हो गया आप, इस ड्रामा क्वीन के नखरे और इसे मिल रहा सबका प्यार और खुशी मैं नहीं देख सकती। मुझसे ये सब सहन नहीं हो रहा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आई हैव टू डू समथिंग, जिससे इस रूपाली के फ्रेंड्स के आने जाने पे लॉकडाउन लग जाए और फिर इसकी हैप्पीनेस सैडनेस में बदल जाए। और मैं जानती हूँ कौन है वो शख्स जिसके हाथ से ये सब हो सकता है। जल कुकड़ी मानवी सीधा जाती है रूपाली के पति समीर के पास। देवर जी, अगर आप बिजी ना हो तो 2 मिनट बात कर लूँ क्या? अरे हाँ हाँ बिल्कुल मानवी भाभी, बोलिए ना। देखिए, अब रूपाली मेरी छोटी बहन की तरह है और आप मेरे छोटे भाई की तरह, इसलिए मैं आप दोनों का भला ही चाहती हूँ। जैसे रूपाली की सहेलियाँ यूँ हर हफ्ते 2 से 3 बार घर पे आ जाती हैं और रूपाली अपना लाफ्टर शो शुरू कर देती है ना, इसलिए आसपास के पड़ोसी उसके इस स्वभाव पर बहुत नाम रख रहे हैं। पीठ पीछे उसे कभी जोकर तो कभी पागल कहते हैं और सभी बूढ़ी औरतें भी माँ जी को नाम रखती हैं कि इतनी जवान लड़कियों के साथ काला चश्मा यानी कि गोगज लगाकर घूमती हैं। ये वो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अब आप ही बताइए, ये सारी बातें हल्की हैं या गंभीर? ऑब्वियसली गंभीर है भाभी, और नहीं तो क्या। इसमें रूपाली के साथ साथ माँ जी की भी तो नाक कट रही है। इससे पहले कि पूरा मोहल्ला हमारे घर को कोई सर्कस या कॉमेडी शो का नाम दे दे, आप प्लीज़ इस बात पर, इस मुद्दे पर गौर फरमाइए ना और कुछ कीजिए जिसके चलते ये सब कम हो या फिर ना के बराबर ही हो जाए। हाँ हाँ मानवी भाभी, थैंक यू, आपने रूपाली और मम्मी के बारे में इतना सोचा और मुझे ये बात आकर बताई। बाद में समीर रूपाली और मंदाकिनी को सुनाता है। मैंने कह दिया ना एक बार, आज के बाद तुम्हारी सहेलियां मुझे इस घर में नहीं दिखनी चाहिए। मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है। आई थिंक काट लिया है सच में, वरना तुम इतने वियर्ड तरीके से बर्ताव करते ही नहीं। अरे क्या भलाई, सारे मोहल्ले वाले मेरी तारीफ करते हैं, मुझसे इतना प्यार करते हैं मेरे इतने हैप्पी नेचर के लिए। रूपाली, वो सब तुम्हारे सामने तुम्हारे बारे में अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे वो लोग तुम्हारे बारे में बहुत गंदा बोलते हैं। अपने साथ साथ मेरी माँ का भी नाम खराब करना चाहती हो क्या? लेकिन समीर बेटो, नहीं पापा, आप प्लीज़ आज अपना भाषण अपने पास ही रखिए। मैं जानता हूँ कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। समीर अब रूपाली की सहेलियों का आना जाना हमेशा के लिए बंद करवा देता है और रूपाली को दुखी और उदास देखकर मानवी को बहुत खुशी होती है। फाइनली मेरी हंसमुख देवरानी की हंसी चली गई। अब पड़ी रहे घर में अकेली
और काम कर, तू इसी लायक है। बात हंस ली। अब थोड़े और सुबह फिर मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। मानवी की चाल कामयाब हो ही गई। वहीं बेचारी रूपाली अपनी सहेलियों को रोज मिस करती। वो चाहते हुए भी उन्हें अपने घर नहीं बुला सकती थी। समय गुजरता जाता है। मानवी प्रेग्नेंट होती है और अपने 7वें महीने में होती है। एक रात उसका दर्द बहुत बढ़ जाता है और उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। डॉक्टर की फीस और दवाइयों का बहुत सारा खर्चा होता है। हॉस्पिटल की फीस बहुत महंगी थी क्योंकि वो हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा और नामी होता है। मानवी का पति सुभाष पैसों को जोड़ नहीं पाता। हाय निहार, सुनना, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी अर्जेंटली। क्या तुम मुझे पैसे भेज पाएगा? नहीं क्या? ओके ठीक है, कोई ना। हेलो जिग्नेश भाई, मुझे ना पैसों की अर्जेंट नीड है। मानवी को अचानक से दर्द होने लग गया। लास्ट वीक गोद भरा इतनी ग्रैंड की कि सारे पैसे उस पे खत्म हो गए। प्लीज़ अगर हो सके तो। नहीं क्या? ठीक है। अरे सॉरी मत बोल, इट्स ऑल राइट यार। सुभाष बहुत घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। क्या करूं? समीर और रूपाली के पास थोड़े पैसे थे लेकिन वो भी कम पड़ेंगे। सारे दोस्तों को फ़ोन मिला लिया लेकिन किसी के पास पैसे नहीं है। मम्मी पापा का तो कोई सवाल ही नहीं क्योंकि वो दोनों तो खुद ही मुझ पर डिपेंडेंट है। हॉस्पिटल में रूपाली सुभाष और मानवी के लिए टिफिन लेकर आती है। साथ ही समीर, मंदाकिनी और जयंती लाल भी आते हैं। सुभाष बेटा, क्या हुआ? क्या बोले डॉक्टर साहब? कोई चिंता वाली बात तो नहीं ना? अभी तक तो डॉक्टर्स ने कुछ बताया नहीं, बस एडमिट किया है और दवाइयाँ और बाकी मेडिकल चीज़ों की मांग की है, सलाइन एंड ऑल। बेटा, तूने पैसों का बंदोबस्त किया? हुआ कुछ? नहीं पापा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन किसी के पास पैसे नहीं है। पैसे कम पड़ रहे हैं, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। तभी अपने हाथ का टिफिन साइड में रखकर रूपाली हॉस्पिटल के बाहर आकर अपनी सहेली अंकिता को कॉल करती है। अंकिता, अंकिता तेरे पास अगर कुछ पैसे हो तो तू फौरन मेरी मदद कर सकती है क्या? मेरी जिठानी है ना मानवी दीदी, उन्हें एडमिट किया है और उनके बिल्स और बाकी खर्चे के लिए पैसे बहुत कम पड़ रहे हैं। ओफो रूप्स यार, तू तो मेरी बहन जैसी है। तू बेझिझक हो जा और अपने ससुराल वालों को भी बोल दे टेंशन फ्री रहने के लिए। मैं अपने हस्बैंड आदिल के साथ आ रही हूँ वहाँ हॉस्पिटल में। मुझे अभी के अभी एड्रेस टेक्स्ट कर। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच, आजा जल्दी। थोड़ी देर बाद अंकिता और आदिल दोनों भी पैसे लेकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं। सभी उन दोनों का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच अंकिता जी, आदिल जी। इस मुसीबत भरे समय में आप दोनों ने मेरी मदद की, मैं ये ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। नेक्स्ट मंथ तक मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अरे आप पैसों की चिंता मत कीजिए, आप अपनी वाइफ की सेहत का ध्यान रखिए। और वैसे भी रूप्स तो हमारी जान है, उसके लिए तो जान भी दे देंगे। लव यू रूप्स। मानवी की तबीयत ठीक हो जाती है और वो घर लौट आती है और सब कुछ जानने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे ये समझ में आ जाता है कि सोशल सर्कल, सहेलियाँ, पहचान और कॉन्टेक्ट्स होना कितना ज़रूरी होता है जीवन में। और वो बिना कुछ कहे बस रूपाली को कस के गले लगा लेती है और रोती है। थैंक यू रूपाली, थैंक यू। अरे बस बस मानवी दीदी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। जो कुछ भी किया है अंकिता ने किया। अब आप प्लीज़ रोना बंद कीजिए, वरना आपकी तबीयत पर असर पड़ेगा ना दीदी। मानवी को सीख मिल जाती है कि कभी भी किसी की हंसी छीननी नहीं चाहिए, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है।